हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 17 अक्टूबर। हम देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मिड ईयर बूस्टर रिकवरी की। बेसिकली ये है क्या, समझने उसको उसको समझने से पहले बेसिकली रॉकेट कैसे काम करता है हम थोड़ा वो समझ लेंगे ना, तो ये इसको समझने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, शायद हो सकता है आपने वीडियो देखा भी हो, है ना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, कोई जब रॉकेट छोड़ते हैं हम ना, जब कोई रॉकेट हमारा ज़मीन से स्पेस में जाता है तो उसका कई मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको इमेज में समझाता हूँ, आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। अगर आपने कभी देखा भी होगा वीडियो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, होता क्या है कि जब कोई एक स्टेशन होता है जहाँ पे ये रॉकेट लगाए जाते हैं, यहाँ पे देखो ये, है ना? रॉकेट जनरली ऐसे फिट किए जाते हैं, बूस्टर्स होते हैं नीचे, ठीक है? इसमें इग्निशन होता है, मतलब आग लगती है। उसके बाद क्या होता है, ये जलना चालू होता है और फिर ये धीरे-धीरे रॉकेट को ऊपर फेंकता है ना? ऊपर भेजता है। देखो, आप रॉकेट रॉकेट का जो पाथ होता है, ये ऐसे जाता रहता है, ऐसे जाता रहता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो बूस्टर्स नीचे लगे होते हैं, निकल जाते हैं। फिर ये आगे का पार्ट क्या करता है, आगे जाता है, आगे जाता है। फिर इसमें और बूस्टर लगे होते हैं, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। इसके अंदर में सैटेलाइट होता है जनरली, है ना? ठीक है, इसके अंदर में सैटेलाइट होता है। तो जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजी जाती है तो उसके साथ साथ रॉकेट लगे होते हैं, बूस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही स्पेस में जाता है। देखो, ये बेसिकली अगर बात करो तो छोटा सा ये जो भाग है ना, बेसिकली ये हमारा सैटेलाइट्स है। ठीक है, आप देखेंगे जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वो बहुत भारी भरकम सा होता है ना। लेकिन जब वो स्पेस में पहुंचता है तो इसकी जो जनरली आप पाओगे, जो सैटेलाइट होता है यहाँ पे रखा होता है और इतना ही छोटा होता है। लेकिन आप देखोगे रॉकेट बहुत भारी भरकम होता है ना। बहुत ही भारी भरकम होता है। इसके साथ साइड में बूस्टर्स ऐसे लगे रहते हैं। ये ऐसे ऊपर जाता है कि एक लिमिट के जाने के बाद इसके जो नीचे वाले बूस्टर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर ये ऊपर जाते हैं तो फिर एक टाइम पे की पीरियड के बाद इसके जो साथ में छोटे छोटे बूस्टर्स लगे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जितने भी बूस्टर्स लगे जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। अंदर से सैटेलाइट्स बाहर आके अपनी कक्षा में क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक है, ये होता है बेसिकली जनरली जब हम कोई जब कोई हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। ठीक है, रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखो, आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो जनरली एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। होता क्या है कि यहाँ पे जब ये अलग होता है ना, यहाँ पे देखो, ये जब यहाँ पे अलग होता है तो ये जो बूस्टर्स रहते हैं, है ना, जो ऊपर तक इसको यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करके पहुंचाते हैं। इसके बाद जब इनका ये ईंधन खत्म हो जाता है तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, समुद्र में गिर जाया करते थे। पहले समुद्र में गिर जाया करते थे, अभी भी बहुत सारे केसेस में समुद्र में गिर जाते हैं। इसरो ने क्या सोचा कि यार इसको हम रीयूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो समुद्र में गिर जाता है इसको हम ढूंढ के लाएंगे, पहले तो ये सोचा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने निकाला, क्या कि यार इसको गिरने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिससे कि हम इसको दोबारा से रिकवर कर पाए, है ना। इसलिए ये चीजें सोच रही है अभी। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बड़ा अनोखा किया। क्या, ये जिस स्टेशन से लॉन्च हुआ, है ना, ठीक है, फिर ये जब यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ तक कि सपोज करो इसको यहाँ तक पहुँचाना ही था, यहाँ ही तक पहुँचाना था, इसके बाद इसको गिर जाना था। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, मान लो इसमें 10 kg ईंधन की जरूरत रही होगी, है ना, तो हम क्या करें, इसमें 12 किलो डाल दें। ठीक है, ये यहाँ तक लेके जाए और फिर वापस से ये आके या तो इसी स्टेशन पे आ जाए या तो फिर किसी और स्टेशन पे जहाँ हमने निर्धारित किया हो वहां पे आके गिर जाए। गिरने गिरे तो नहीं, बट आके वहां पर रुके, जैसे लैंडिंग होती है ना, एरोप्लेन आके आपको नीचे लैंड कर जाता है, तो वैसे सिस्टम कुछ बनना होना चाहिए। देखो, मैं वीडियो समझाता हूँ आपको, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये वीडियो देखो तब तक आप, है ना। तो वो सैटेलाइट जब ऊपर जाती है ना तो ये ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये अलग हो जाता है ना। जब ये अलग होगा तो आप देखोगे कि ये नीचे देखो, यहाँ से ये अलग हो गया, सैटेलाइट का जो नीचे वाला पार्ट था, है ना, जो बूस्टर्स होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि ये जहां से लॉन्च किया है, ठीक है, वहीं पे लाके इसको फिट कर दिया, है ना, या फिर कोई और स्टेशन निर्धारित कर दिया कि यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। अब ये देखो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनकी ये पूरी जो इक्विपमेंट थी ना, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इसको दोबारा यूज कर सकते थे, है ना। तो देखा दोस्तों आपने, इसको क्या कर सकते थे ये लोग, इसको दोबारा यूज कर सकते थे, है ना। अब ये क्या होगा, खराब नहीं हुआ, इन्होंने जितना ईंधन यूज करना तो ईंधन यूज किया, इनका जो मटेरियल था वो बचा रह गया। पहले क्या होता था, पहले ये होता था
कि पहले जस्ट लॉन्च किया, गिरा, इसकी कहानी खत्म हो जाती थी, समुद्र में गिर गया, एज ए कचरे के रूप में पड़ा है। अच्छा, कई बार अगर आप सपोज करो कि स्पेसिफिक जगह पे गिराने की सोच रहे हो ना, कि इस जगह पे गिरेगा तो हम यहाँ से जाके लेके आएंगे। अब सोचो वहां पे आप समुद्र में गिरेगा, जाके लेके आना कितना कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा आपका, है ना। बट आप सोचो कि जिस स्टेशन से ये लॉन्च हुआ वहां तक गया, छोड़ा और छोड़ के वापस आ गया। ये एक ऐसे बस सर्विस की तरह समझो यार, या एक आप जो कार होती है ना, वैसे समझ के देखो आप, है ना। एक बस है, मान लो आपको पर्सन स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक पहुंचाना है, आप यहाँ तक पहुंचाए और पहुंचा के वापस अपने घर चले आए। सेम इस बूस्टर्स का भी काम ऐसा ही क्या, आप यहाँ इस स्टेशन से गए, स्पेस में इतने दूर तक उसको छोड़ना था और छोड़ के वापस आ जाना था। ठीक है, आपको नहीं कहीं गिरना है, ना ही आपको फिर समुद्र में जाके लेके आना है। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। अच्छा, समुद्र में गिरने के बाद बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो खराब हो जाए, बट ये दोबारा से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ, आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ भी सुना होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, एनसीपी के लीडर थे। ठीक है, तो इसमें देखो पॉलिटिकल चीज़ें तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, ये बोन्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आपका ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपकी एज क्या है। अब किसका किया, एक धर्मराज कश्यप करके था जो इस केस में इन्वॉल्व था। ठीक है, कहा जा रहा था कि वो माइनर है, बट उसका इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये माइनर नहीं है, ये एडल्ट है। ठीक है, धर्मराज कश्यप नाम करके था, है ना। तो इसका इन्होंने क्या किया, ये ओसिफिकेशन टेस्ट किया। ओसिफिकेशन टेस्ट में जनरली वो लोग क्या करते हैं कि जैसे फीमर हेड हो, फीमर वाली हड्डी होती है, टिबिया होता है, फिबुला होता है। ठीक है, ऐसी हड्डियों का क्या करते हैं ये लोग, जांच करते हैं। इसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बोन्स की साइज वगैरह के हिसाब से ना, कि आपकी एज कितनी है, ये एज कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें एज जनरली जो ये लोग निकालते हैं, इसमें 6 मंथ का एरर हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपकी एज 20 साल है, तो हो सकता है कि आप 19 साल 6 महीने के हो सकते हैं, या हो सकता है 20 साल 6 महीने के हो सकते हो, है ना। तो इन्होंने कहा कि प्लस माइनस 6 मंथ का एरर आ सकता है, बट इन्होंने कंफर्म किया है कि ये माइनर नहीं है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और इसमें है, इसकी लिमिटेशंस थोड़ी होती है। लिमिटेशंस ये होती है कि कई बार ये होता है कि अगर आपका खाना पीना अच्छा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग भी हो जाते हैं, है ना, साइज बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको पाओगे कि आपकी एज तो 16 साल है, लेकिन अगर आप ओसिफिकेशन टेस्ट कराओगे तो हो सकता है ये 18 साल बता दे, है ना, या 20 साल बता दे आपको, क्योंकि आपकी डाइट पे भी निर्भर करता है। हाँ, एक चीज़ और भी हो सकता है कि आपकी एज हो सकता है 20 साल हो, है ना, खाना पीना मिल ही नहीं रहा है, आपकी बोन्स जिस रूप से ग्रोथ होनी चाहिए वो भी नहीं हुआ, तो हो सकता है ये 17 साल बता दे, है ना। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस भी कई बार हो जाती है इसमें। ठीक है, बट ये है कि ओसिफिकेशन टेस्ट के थ्रू इन्होंने कह दिया कि यार ये माइनर नहीं है। तो ये आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, बोन्स को बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, मेजर करके बताते हैं कि आपकी एज क्या है। तो ये ओसिफिकेशन टेस्ट एज कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, गति शक्ति योजना, ये दोस्तों 2021 में चालू किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था इसको। ठीक है, अब गति शक्ति का देखो पर्पज बड़ा सॉलिड है ना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पर्पज ये है कि हम इसमें रोड्स बनाएंगे, रोड्स को और चौड़े बनाएंगे, एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, मास ट्रांसपोर्ट करेंगे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, वाटरवेज बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली इनका ये है कि जितने भी कनेक्टिविटी के साधन हैं, जितने भी कनेक्टिविटी देखो, ट्रेन से हम चलते हैं, पोर्ट्स वगैरह शिप वगैरह ले आने के लिए, स्टे करने के लिए रहती है, तो उसको हम और बढ़िया बना दें जिससे कि लोगों को दिक्कत कम हो। वाटरवेज, आज के टाइम पे इंडिया में वाटरवेज यूज ही नहीं होता, है ना। आप यूरोप चले जाओ, यूरोप में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। बट इंडिया में हम रिवर्स का यूज कर ही नहीं पाते हैं, या तो कर ही नहीं रहे हैं। हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, है ना। हमने सारे ट्रेडिशनल रेलवे सोचा, रोड सोचा, एयरपोर्ट सोचा, है ना, लेकिन हमने वाटरवेज को नहीं सोचा अभी तक। लेकिन अभी ये तत्कालीन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको वाटरवेज को भी सोच रही है कि आज हम रूट यूज कर सकते हैं, है ना। आपने सुना होगा हल्दिया से प्रयागराज तक की हमने क्या कर चलाई है, एक बोट चलाई है जो आपको ट्रेवल करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हो, है ना। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली गति शक्ति योजना या स्कीम्स की मतलब उपयोग क्या है उसको ये समझना अगर आपको है, तो ये समझिएगा कि बस पीएम गति शक्ति जो योजना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये सारी चीज़ों को बिल्ड करेंगे और ब्रॉड वे में और अच्छे से। इसको हमने नाम दिया था नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यहाँ पे है देखो, इसको हमने नाम दे रखा है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान।
ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गति शक्ति योजना क्या है। तो बेसिकली क्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने और ज़्यादा बूस्ट करना है, लॉजिस्टिक को अच्छा करना है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज मैंने आपको कल डिस्कस किया था, तो नोबेल प्राइज में इसमें अर्थशास्त्र का भी आ गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें मैं एक बार सब सारा ही आपको बता देता हूँ। देखो, लिटरेचर मैंने बताया था कि किसको मिला था, हांग कान, हांग कान को मिला था, है ना। लिटरेचर में किसको मिला था। अच्छा, इसमें आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने अभी इस बार क्या ऐड किया है कि लिटरेचर में इनको मिला, लेकिन इन्होंने क्या काम किया ये हमने नहीं पढ़ा था, है ना। तो देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस ऑथर को मिला, है ना, या फिर जिस फील्ड में किसी को भी मिला, चाहे फिजिक्स में मिला हो, चाहे मेडिसिन में मिला हो, चाहे केमिस्ट्री में मिला हो, तो इन्होंने काम क्या किया ये भी थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि नई आइडियाज़, नई इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके काम के लिए भी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ पे देखो, लिटरेचर मिला, हांगकांग को मिला। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, फ्रेजाइल ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखा है, तो उसके लिए उनको मिला है। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए जिनको मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड और हिंटन को, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस दोस्तों बेसिकली मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में ना ये सारी चीज़ें कही हैं। ठीक है, कि आज के टाइम पे जो मशीन लर्निंग है कैसे आया, क्या है इसका यूजेस, क्या है इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो ये मेथड्स के वगैरह के बारे में बोला है, तो इस मशीन लर्निंग के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, मेडिसिन में बात करें तो मेडिसिन में देखो, माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो आरएनए को, कि एक न्यू क्लास ऑफ टीनी आरएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको आरएनए सुना होगा ना, mRNA, है ना, ऐसे करके सुना होगा, तो उसको माइक्रो आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनको जीन रेगुलेशंस के लिए मिला है, किसको, विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे रुकुन को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रुवोकुन को, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। देखो, दो चीजें पूछ सकती है, पहला तो ये है कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला। ठीक है, दूसरा किस फील्ड में काम करने के लिए मिला, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैं एक स्लाइड अभी 2-3 दिन तक ले चलूंगा, इसको डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपको याद रहे यार। ठीक है, केमिस्ट्री में किसके लिए मिला, तो ये इन्होंने क्या किया है कि प्रोटीन डिजाइन किया है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किया है, प्रोडिक्शन किया है, किसके थ्रू, एआई का यूज करके किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको मिला है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई की बातें चल रही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो बेकर को, डेमिस को, जंपर को मिला है, बेसिकली एआई के थ्रू उन्होंने क्या किया है, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, पीस के लिए आपको याद रखना, पीस हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है ना। तो पीस वाला आपको हमेशा याद रखना, तो निहोन हिंदाक्यो को मिला है, याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन, इसके सेक्टर में इन्होंने काम किया था। आपको मैंने बताया था कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त आई थिंक और 9 अगस्त को, जब 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिरे थे, उसके बाद से इन्होंने समर्पण कर दिया था। इनके राजा ने कहा था कि हम समर्पण करते हैं, और उसके बाद इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कोई विपन्स बनाएंगे, हम लड़ेंगे। इन्होंने कहा दिया था कि अमेरिका मेरी रक्षा करेगा, और अमेरिका के साथ इन्होंने बहुत सारे टाइज कर रखे हैं, एमओयू साइन कर रखे हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स की बात करें तो डैरोन एस मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट्स और उसके अच्छा, इनको जो ये मिला है, इन्होंने कहा था इक्वलिटी हैज बीन शोन इन द लिंक बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए इनको बेसिकली मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो याद रखिए कि स्लाइड में अभी रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है, और क्यों मिला है ना। इसका हिंदी वाला वर्जन में मैं देखता हूँ, कल हो सकता है मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो इससे अगर जिसको हिंदी में पढ़ना होगा हिंदी में पढ़ लेगा, है ना। चलो, अब बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की। तो विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एफओयू, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 16 अगस्त 1945 को, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल की थीम याद रखिएगा, थीम को मतलब हिंदी में विषय कहते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन पिछले ये 10-12 साल से ना ये एक कॉन्सेप्ट मतलब प्रचलित हो गया। ठीक है, कि हम एक विषय रखते हैं कि इस साल का हमारा एक सब्जेक्ट क्या रहेगा, है ना। तो ये क्या है, जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चलो, आ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक ना बिल्ट हुआ नहीं है इंडिया में, है ना। तो इन्होंने एक सेट करी, समृद्धि स्पेशल ट्रेन चलाया। ठीक है, तो ये ट्रेन क्या करता है, ये इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये अ, समुद्री स्पेशल ट्रेन है क्या, समृद्धि स्पेशल ट्रेन है क्या। देखो,
थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, अगर सक्सेसफुल होता तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया होगा। देखो जनरली हम ट्रेन का उपयोग क्यों करते हैं आज के टाइम पे? आपने सुना होगा मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन, है ना? दोनों अलग-अलग चलती है। मतलब मालगाड़ी का काम क्या होता है, गुड्स ट्रेन का क्या काम होता है कि वो एक स्थान से सारे सामान को लेके एक दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। पैसेंजर ट्रेन का क्या काम होता है, पैसेंजर्स को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक पहुँचाती है ना? यही करते रहते हैं, एक स्थान से लाना, एक स्थान से लाना, है ना? एक स्थान से लाना, दूसरे स्थान पे ले जाना, यही काम होता है। लेकिन अभी अश्विनी वैष्णव जी ने, जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली महाराष्ट्र से बिहार का एक स्टेशन है दानापुर, पटना के बगल में ही है, तो वहाँ के लिए उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किया और उस ट्रेन को उन्होंने बेसिकली नाम दिया है, ठीक है, शेतकरी समृद्धि स्पेशल ट्रेन। अब इसका काम क्या है? देखो ये दोनों काम करने वाली है। क्या? एक तो ये का कंबाइन करेगी किसको? पैसेंजर्स को और उसके पार्सल्स को, दोनों को एक साथ ले जाएगी। प्लस ये हाई स्पीड ट्रेन भी होगी, ठीक है? अब इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? देखो, होता क्या है कि जैसे बिहार की बात करता हूँ, बिहार में लीची बहुत होता है ना? अब अगर महाराष्ट्र में हमें लीची बेचना हो, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना बड़ा मतलब टिपिकल काम हो जाता है। टिपिकल इन द सेंस कि या तो आप ट्रक वगैरह का यूज़ करिए, ट्रांसपोर्ट करिए उससे, ठीक है। अगर आप छोटे किसान हो, मान लो कि हो सकता है कि आप 10 या 20 बोरी ही आप पैदा कर पा रहे हो, है ना? तो आपको वहीं पे लोकल किसी वेंडर को बेचना पड़ता है, जो अपना ट्रक से पूरा ट्रांसपोर्ट करता है ना? वो 10 12 20 लोगों से खरीद लेता है ना? लेकिन आपके पास अब एक ऑप्शन हो जाएगा, क्या? कि यार मैंने पटना ले गया इसको 10 या 20 बोरी को, इसको पार्सल ट्रेन में रखा, लेके गया मुंबई, वहां बेच के मैं वापस आया, ठीक है। अब लगेगा यार समय जाएगा, मेहनत जाएगी, नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपकी मेहनत नहीं जानी है। मेहनत क्यों? देखो, मेहनत तो लगेगा बट इसलिए आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से हम हो सकता है आपसे 28 पैसे के आसपास लें या 25 पैसे के आसपास लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि पटना से मुंबई की दूरी 1500 किलोमीटर है, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि 30 पैसे पर किलोमीटर लूंगा, तो आप देखोगे 450 रुपये में, 450 रुपये में दोस्तों आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? 450 रुपये में अपना सामान आप ले जा सकते हो, यहाँ एक जगह से पटना से ले जा सकते हो आप महाराष्ट्र तक, है ना? तो ये बेसिकली बढ़िया इनिशिएटिव है कि अगर आपको अपना सामान खुद ले जाके बेचना है तो आप खुद से बेच सकते हैं, है ना? या फिर कोई वेंडर भी है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ से ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ट्रेन के थ्रू सेफ भी रहेगा। जैसे ट्रक वगैरह क्या रहता है, रोड खराब है, ट्रैफिक जाम है, यहाँ यहाँ ना कोई ट्रैफिक जाम होना है, ना कोई डिले होना है। ट्रेनें डिले होती है बट विंटर वगैरह में भी होती है, पहले से तो ट्रेनें बहुत ठीक हो गई हैं, नहीं तो पहले तो 2-2 दिन डिले हो जाती थी, लेकिन अभी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी ये कह सकते हो कि फर्स्ट फेज है, ठीक है, एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम लोग इसको मतलब इनको लॉन्च किया है, देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल होता है ना, देन हो सकता है इसके बाद मल्टीपल ट्रेनें स्टार्ट हो सकती हैं, जो पैसेंजर को भी ले जाए और गुड्स को भी ले जाए, दोनों एक साथ कंबाइन करके ले जाएंगे, है ना? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे आता रहेगा तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।